स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और कहानी कुर्सी में अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस को लेकर पहले आपने देखा अखिलेश यादव बड़े नाराज थे मध्य प्रदेश में, जब उनका और कांग्रेस पार्टी का सीटों का कोई सिस्टम नहीं बन पाया, सीटों को लेकर गठबंधन नहीं हो पाया, तो उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की कि मुझे पहले कह दिया होता, कांग्रेस पार्टी ने हमको धोखा दिया। और कांग्रेस पार्टी की चिरकुट नेता है जो सब बात कर रहे हैं। अब उनके बाद एक और बड़े नेता ने इंडिया अलायंस पर बयान दिया है, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने भरी सभा में यह बात कही है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहते थे, हमने सबको एकजुट किया भी, तमाम आपने देखा पार्टियों को हम पटना भी लेकर के आए, उसके बाद सब जगह मीटिंग हुई, सब जगह लोग गए, लेकिन अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है इंडिया अलायंस में। कांग्रेस पार्टी ध्यान ही नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान जो है वो इन विधानसभा के चुनावों पर लगा हुआ है। तो ये हम भी कांग्रेस पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अभी तो देश में बस चुनाव ही चल रहा है। सुनिएगा जरा क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज है शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तब आगे भी हम लोग करेंगे। अब नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उसको समझने की जरूरत है कि इंडिया अलायंस में फिलहाल क्या पॉज बटन दब गया है, यानी कुछ नया काम नहीं हो रहा है। हमने तो ये सुना था कि जब तीसरी बैठक हो गई थी, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मीटिंग हो गई थी दिल्ली में, तब शायद सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी, बात कुछ आगे बढ़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बताया उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन के अंदर आगे कुछ काम नहीं हुआ है। बातचीत भर हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटियां सब बना दी गई हैं, कौन मीडिया कमेटी बना दी गई है, कौन कहां होगा ये देख लिया गया, लेकिन सीटों का बंटवारा जो मुख्य काम है, विपक्ष की तरफ से कोई गठबंधन अगर बनता है तो उस पर अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। क्या सबसे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार जी का बयान क्या बता रहा है इंडिया गठबंधन की सेहत पर? इंडिया गठबंधन की सेहत पर नहीं, पहले तो ये कि नीतीश जी का दुख देखा नहीं जा रहा है। अब देखिए वो जो जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक अच्छा खासा बड़ा राज्य आपके पास है, उस राज्य की दुर्दशा, उस राज्य की ठीक जो कहें कि नीतियां ठीक से लागू हों, कैसे चीजें ठीक हो, उसकी बात कीजिए। आप अभी नौकरियां दे रहे हैं, उसकी बात कीजिए। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये कि जिन नीतीश कुमार ने अपनी सारी राजनीतिक पूंजी दांव पर लगा दी कि भाई किसी तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक गठजोड़, जिसको हम लार्जर अलायंस कहते हैं, वो खड़ा हो जाए, जिस कांग्रेस के पीछे ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव खड़े होने को तैयार नहीं थे, उन सबको कांग्रेस के पीछे लाकर खड़ा कर दिया। और उन्हीं नीतीश को कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से कहें खारिज सा कर दिया है। अब उनको समझ, आपको ध्यान में भी नहीं आता, उनको लगता है लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और वो वीडियो देखिए उनके साथ तो बनाकर डाला, लालू जी के साथ, नीतीश जी के साथ नहीं डाला। मुझे लगता है ये इस गठजोड़ का सबसे बड़ा संकट है कि जो अच्छे मन से सचमुच गया था कि हम ये एक लड़ाई लड़ेंगे, उसको इन्होंने धीरे धीरे दरकिनार कर दिया। अब उसमें कौन बचा है जिसको एकदम से अपना अपना वाला हिस्सा तय करके रखना है? अरविंद जी हैं, अखिलेश जी हैं, ममता जी हैं, शरद पवार जी हैं। अब इन सब के ऊपर आरोप है। एक नीतीश जी थे जिनके ऊपर न परिवारवाद का आरोप है, न भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनके खिलाफ न तो सीबीआई की कोई जांच चल रही है, न ईडी की कोई जांच चल रही। उनको दरकिनार करके ये गठबंधन नरेंद्र मोदी से लड़ने जा रहा है। तो ये पीड़ा स्वाभाविक है, मुझे तो पीड़ा दिख रही, दुख दिख रहा है। इंडिया उस अलायंस की क्या सेहत होगी वो तो इससे दिख जो भी एक व्यवहारिक मजबूरी बताई है क्या इसमें नीतीश कुमार ने कि देश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का ध्यान उस पर ही है अभी आगे, इसलिए कुछ बात नहीं हो पा रही, कांग्रेस चुनाव लड़ने में बिजी है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन पार्टियों ने करने की कोशिश की है, विपक्षी पार्टियों ने, ये कहीं जा नहीं रहा है। अब एक तरफ जो है वो नीतीश जो हैं वो कंपैरिजन कर देते हैं आरजेडी सरकार का कि उस समय कितनी हालत ख़राब थी बिजली की और आज मैंने कितनी अच्छी कर दी है, उनके साथ मिलके आपको चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में तो बहुत बुरी हालत है कि आप आपस में ही लड़ेंगे अगर, तो आप क्या किस तरह का गठबंधन तैयार कर रहे हैं। उधर
अगर समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस को जो है टिकटों के बंटवारे को लेकर कह देती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन कहीं जा रहा है। और नीतीश जी की जो पीड़ा है, या जैसा मेरे सहयोगी ने कहा कि वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं एक गठबंधन बन जाए, बाकी सब कोशिश करें गठबंधन ना बने। तो अगर इस तरह की हालत रहेगी तो मुझे कोई भविष्य इस गठबंधन का दिखता नहीं। तो आप लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि इस पूरे इंडिया गठबंधन में केवल एक नीतीश कुमार हैं जो सच्चे मन से चाहते हैं कि भाई अलायंस खड़ा हो जाए, नरेंद्र मोदी के सामने हर सीट पर एक उम्मीदवार, बाकी सब लोग वो सच्चे मन से चाहें या ना चाहें, जी वो चाहें या ना चाहें, उनको अपना भविष्य दिखता है कि भाई अगर इस तरह का अलायंस हुआ, कहीं जीत हासिल हो गई तो उनको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जा सकता है। उनको इस तरह का अगर रोशनी दिखती है तो वो कोशिश कर रहे हैं, पर लगता है जिस तरह के बयान अब आ रहे हैं उनके कांग्रेस को लेकर या आरजेडी को लेकर, तो हताशा दिखती है। हर्षवर्धन जी ने कहा अगर गठबंधन बना, अभी कुछ और बंटवारा सीटों का नहीं हुआ, तब तो किनारे कर दिया कांग्रेस ने उनको, आगे क्या भविष्य कांग्रेस का? साझा और सर्वसहमति के नेता के तौर पर उभरना चाह रहे थे। उन्होंने बार बार ये कोशिश की, कहा भी कोई जनता दल यूनाइटेड बहुत बड़ी पार्टी तो है नहीं, बिहार में भी तीसरे नंबर की पार्टी है, तो उनको अपनी राजनीतिक हैसियत पार्टी वाली पता है, विक्ट्री वाली, चुनाव जीतने वाली। लेकिन एक बात तो सच है, नीतीश कुमार का जो ब्रांड है वो बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा ब्रांड है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे जो सो कॉल्ड सेकुलर गठजोड़ हो, उसको लगता है कि अगर नीतीश जी हमारे पाले में रहे तो हमारा पल्ला भारी हो जाता है। और मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि आप शरद पवार की बात करते हैं, जैसे ही बात करते हैं 1993 में उनके मुख्यमंत्री रहने से लेकर, बम धमाकों से लेकर, फिर भ्रष्टाचार के मामलों से लेकर, जाने क्या क्या सामने याद आता है। परिवार में भतीजा बेटी सामने आ जाता है। आप लालू जी की बात करते हैं, वो तो दोषी हैं, उनको तो पता नहीं क्यों कौन सा बड़े लोग हैं इसलिए बाहर घूम रहे हैं। सामान्य आदमी होता तो जेल में चक्की पीस रहा होता, लेकिन उनके बेटे उप मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भी आरोप है। आप अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे, उनके 2 मंत्री जेल में और 1 सांसद जेल में है, और उनको खुद को आज जाना था, नहीं गए, पता नहीं कब तक क्या होगा। ममता बनर्जी, उनके मंत्री के यहां कमरों में गड्डियां मिलती हैं। आप अखिलेश यादव के देखिए, उनके ऊपर आरोप आते हैं। सवाल यहां है कि कौन सा एक नेता है जिसको नरेंद्र मोदी या ये सरकार चाहकर भी छू नहीं पा रही। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार जिसकी लड़ाई मोदी कहते हैं हम लड़ रहे हैं, वहां नीतीश कुमार पकड़े नहीं जाते। तो मेरा यह मानना है कि स्वाभाविक तौर पर, और मैं जब ये शुरू हुआ था तब से कह रहा था कि अगर नीतीश जी को संयोजक नहीं बनाया गया तो इस गठजोड़ की जड़ में मट्ठा पड़ गया है। अब वो कब सूखता दिखेगा ये देखने की बात होगी। मेरा यही कहना, इस हर्षवर्धन जो बात का, उसमें यही बात जोड़ना चाहता हूं कि जो हासिल करने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी लगा दी, उसने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा, ये सोच के कि हम इंडिया गठबंधन बनेगा तो मैं संयोजक बनूंगा या प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता हूं, एक बड़ा नेता बन सकता हूं दिल्ली में जाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नीतीश कुमार की सोच थी अब उनके हाथ में वह नहीं है। न वह संयोजक बन पा रहे, न उन्हें जो लग रहा था कि उन्हें सम्मान मिलेगा इसके अंदर, उन्हें एक नेता के रूप में स्वीकार किया जाए संयोजक के रूप में, वह भी नहीं हो पा रहा है। और आप देखिए नीतीश कुमार की पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में अपने मुद्दे उतार दिए, जो वहां की लड़ाई में 3 में न 13 में है, उन्होंने भी वहां अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो मुझे लग रहा है कि इस गठबंधन का जो 24-23 जून को उनकी पहली बैठक पटना में हुई थी, आज 4 महीने हो चुके, उसके बाद पटना की बैठक, बेंगलोर की बैठक, मुंबई की बैठक के बाद 14 सदस्य जो समिति उन्होंने बैठाई थी, इसकी कोई बैठक नहीं हो रही है, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, कोई सचिवालय नहीं बन रहा है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और अखिलेश यादव कांग्रेस को कहते हैं कि अपने चिरकुट नेताओं से हमें बात मत कराओ। मुझे लग रहा है अब देश की जनता और लोगों को समझ में आ रहा है कि यह गठबंधन जिस पर्पस से राजनीतिक स्वार्थ के लिए बना था, यह 2024 के पहले धराशायी होगा और इंडिया नाम का गठबंधन समा जाएगा। 2024 में इसका अस्तित्व नहीं रहेगा लोकसभा चुनाव के पहले। एक तरफ तो जो कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं एजेंसियों की, उसका एक दबाव है इस गठबंधन के ऊपर, और ये जो अंदर जो निहित इसके अपने दबाव है, अंतर विरोध है कांग्रेस के इस गठबंधन के, वो दिख रहे हैं। आपने अभी मध्य प्रदेश के चुनाव के हवाले से देखा अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच जो कुछ हुआ। दूसरी ओर पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी के पास जहां ताकत है वो क्या कैसे उसका इस्तेमाल कर रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई, एक और विधायक है उनके ऊपर फिर रेड वहां पर एजेंसी की हो गई है, पुलिस की हो गई है। अभी यूपी में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है। अभी अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ये जो वाक युद्ध था ये भी थमा नहीं है। चिरकुट नेता बताया था जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अजय राय, उनको अखिलेश यादव ने। लेकिन उसके बाद और राजीव राय देखिए, एक और सीनियर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि
जो लोग हमारी मध्य प्रदेश में हैसियत बता रहे हैं, अजय राय ने कहा था ना कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अखिलेश यादव की पार्टी की हैसियत नहीं है। राजीव राय ने यह कहा है कि जो हमारी मध्य प्रदेश में हैसियत बता रहे हैं वो ये बताएं कि बगैर हमारी मदद के कभी आज तक अमेठी और रायबरेली भी जीते हैं। अब चुभने वाली बात है लेकिन है सच। हमेशा अमेठी रायबरेली में मुलायम सिंह यादव जी के जमाने से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिया, और यही बात जो है अजय राय बता रहे हैं कि हम थे तो गांधी परिवार भी जीतता रहा, हम ना होते तो बताइए चुनाव कभी जीते हैं आज तक। राजीव राय कह रहे हैं। राजीव राय जी देखिए, एक बात समझिए, कांग्रेस पार्टी अभी जो कर रही है, मध्य प्रदेश वाला मसला अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं बात कर दूं, अजय राय तो ठीक कर रहे हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किसी अलायंस के या समाजवादी पार्टी के थोड़ी ना प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको क्या करना चाहिए? उनको यही करना चाहिए कि विपक्ष का जो स्पेस है पहले उसमें अपनी भूमिका अच्छी कर लें, पक्की वाली, फिर सत्ता की तरफ बढ़ें। अब कांग्रेस पार्टी बरसों से, करीब करीब 2-2.5 दशक से विपक्ष में ही अपनी भूमिका नहीं तय कर पा रही। उसको पता ही नहीं कि किससे लड़ना है, क्या बोलना है। वो इसी पर खुश हो जाते हैं, चलो ठीक है मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया तो अमेठी और रायबरेली पक्की हो गई। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो क्या होता है, आपके हाथ से वो भी चला जाता है। और वो 2019 में देखने को मिला जब अमेठी हार गए। समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी एक बार जिंदा हो गई, अगर कांग्रेस पार्टी एक बार तय करके आ गई, और जिस तरह का एक पॉलिटिकल नैरेटिव पूरे देश में बन रहा है, परसेप्शन बन रहा है कि मुसलमानों की पहली पार्टी, अकलियत की फर्स्ट प्रेफरेंस वो कांग्रेस पार्टी है, अगर वो तय हो गया तो 2024 के बाद 2027 भी तो आना है ना। उसको पता है कि हमारी राजनीति पर यह खतरा है। तो ये जो अभी द्वंद्व चल रहा है, ये दरअसल राज्य में दूसरे किसी को न पनपने देने की समाजवादी पार्टी की इच्छा और कांग्रेस के नेता की कि हमको भी तो थोड़ा मिलना चाहिए भाई, हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे अब दूसरों की कृपा। मैं नहीं जानता कि इसको कितना गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन आज आपने ये भी देखा होगा सोशल मीडिया पर खासतौर पर ये बड़ा उड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा हम 65 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेंगे। आंकड़ा कहां से आया है, कौन नेता है, किसने बयान दिया है, नहीं कह सकते, लेकिन चल रहा है समाजवादी पार्टी के हवाले से कि 65 सीट हमारी 80 में से। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर पिछले चुनावों को आप देखेंगे तो हमें साफ दिखता है कि जो दो बड़ी पार्टीज जो हैं या जो दो फोर्सेस यूपी में दिखाई देती हैं, वो दिखाई देती है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस और बीएसपी कहीं ना कहीं पीछे चले गए हुए हैं। तो ना तो आधार बचा है, ना ही जनता के बीच विश्वास बचा है। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम इतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है वहाँ अगले चुनावों में, जब भी यूपी में चुनाव होंगे, तो अगले चुनावों में जो मेन टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ही होगी। इन सब कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि वो अपना कोई आधार अचानक उत्तर प्रदेश में बड़ा कर लेगी या अपना कद बड़ा कर लेगी, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। नहीं, लेकिन राहुल जी, मुझे लगता है कि ये एक बात, ऐसे तो फिर कोई भी पार्टी जो कमजोर हो गई वो कभी कोशिश ही ना करे। कांग्रेस का संकट यही है ना कि पिछले 2-2.5 दशक में वो कोशिश ही नहीं कर पा रही। 2003 में मुझे याद है, पहले वो बसपा के साथ गठजोड़ करती है, फिर कहती चलो अच्छा कुछ नहीं सपा के साथ कर लें। अगर दूसरे के भरोसे ही चलते रहेंगे तो एक राष्ट्रीय पार्टी का जो हश्र हो रहा है वो और नीचे जाएगा। फिर बचा ही क्या है, और कुछ भी एक सांसद वो ये कह रहे हैं आप अगर गठबंधन में लड़ेंगे तो अपनी ताकत के बराबर ही पाएंगे ना, जो भी कुछ पाएंगे। लेकिन अगर ताकत आपको लड़ना, आप लड़ लीजिए, 80 के 80 लड़ लीजिए, कौन रोक रहा है? स्थिति बढ़ाएंगे नहीं तो फिर मांगेंगे कैसे? अगर स्थिति यहां पे चली जाएगी तो अमेठी रायबरेली तो फिर बिल्कुल ही गौन हो जाएगा। मतलब आपके जो मेन नेता है वो ही नहीं जीत पाएंगे यूपी। तो ये तो और खतरनाक हो जाएगा ना। अगर कांग्रेस पूरी तरह से सपा की कृपा पर राजनीति कर रही है, तब तो फिर उसको उत्तर प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन ही वापस ले लेना चाहिए। भाई आप अपने को बड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो मांगेंगे कैसे? मांगता कैसे आदमी? कहता है भाई मेरी इतनी ताकत है। अब कांग्रेस पार्टी की ताकत बता दी ना, राजीव राय ने ताकत बता दी ना। चाहने से तो बड़ा कि हम ना हो तो आप अपने गांधी परिवार को भी ना जिता पाए। वैसे भी चाहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। यही कह रहा हूं, तो उसका जवाब तो देना होगा ना। कांग्रेस को अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। नहीं हम अपने से जीत के दिखाएंगे, अच्छा तुम प्रत्याशी खड़ा करके ही देख लो। नहीं, केवल बोलने से बड़ा नहीं हो जाता ना कोई। मुझे लग रहा है कि कोशिश तो करनी पड़ेगी, ग्राउंड पे कोशिश दिखाई नहीं देती। मुझे लग रहा है कर्नाटका में कांग्रेस ने यह बात प्रूव की थी, बिना जेडीएस के लड़ी वो, और उसने अपने आप की सरकार बना के जेडीएस को बताया कि बिना आपके भी हम सरकार बना सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो और साउथ के जो राज्य जहां पर वो दूसरे दलों के भरोसे निर्भर करती है, उससे अपने आप को मजबूत करना होगा। वो खुद के दम पर लड़ेगी तभी 2024 में
बाकी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेगी। लेकिन जिस स्थिति में कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश के अंदर है, पश्चिम बंगाल में, वहां ना ममता बनर्जी ने हाथ रखने देगी, ना अखिलेश यादव स्पेस देंगे, ना बिहार में नीतीश लाल उनको रखने देने वाले हैं। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उत्तर भारत के जो 4-6 राज्य है जहां पर वो बीजेपी से लड़ती है, वहां उसे क्षेत्रीय दल समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वह कांग्रेस को वहां स्पेस नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस की बड़ी समस्या है कि बीजेपी से लड़ने की स्थिति नहीं है और क्षेत्रीय दल हाथ नहीं रखने दे रहे हैं। घूम के आइए जरा फिर से नीतीश कुमार के बयान पर, जहां से हमने आज की ये कहानी शुरू की थी कि राज्यों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, अभी इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं हो रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी भी देखना चाहती है कि ये 5 राज्यों के नतीजे बताएं हमें कि हमारी ताकत कितनी बनती है? ये राज्य मान लीजिए स्कोर कार्ड 3-0 4-0 हो जाता है, कांग्रेस तो कहती है 5-0 होगा। कांग्रेस जितने राज्य जीतेगी उसकी ताकत में इजाफा होगा, बार्गेनिंग पावर में इजाफा होगा और फिर वो अपना शेयर ऑफ फ्लैश जो है वो मांग सकती है और पार्टियों से। देखिए, होता ये है कि जब आपकी पार्टी लगातार चुनाव हार रही होती है, आपके लोग जो हैं वो सत्ता से बाहर हो रहे होते हैं, तो जो काडर होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिसहार्टन हो जाता है, उसका जो पूरा इच्छा होती है वो चली गई होती है। तो ऐसे में जब भी कोई पार्टी जो है चुनाव जीतती है, राज्यों में चुनाव जीतती है, उसको जीत हासिल होती है, तो उसमें उसका काडर जो है उसमें कहीं ना कहीं स्फूर्ति आती है, उसका काडर जो है काम करना शुरू करता है। और काडर जब काम करना शुरू करता है तभी किसी पार्टी का जनाधार जो है वो किसी प्रदेश में बढ़ता है। अगर इन राज्यों में कांग्रेस अच्छा करती है तो बाकी राज्यों में भी उसके जो काडर है उसको जो बल मिलेगा। और कोशिश जो कांग्रेस करना चाहती है सिर्फ बोलने से नहीं होती, ये कोशिश तभी हो पाती है जब आप कुछ परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा होता है, राज्यों में कांग्रेस को जो है वो जीत मिलती है इन राज्यों में, तो नेचुरली बाकी राज्यों में भी उसका काडर जो है वो जो है जोर लगाएगा कि वहां पर भी उनका संगठन जो है वो सुदृढ़ हो। तो ये विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग सीटों का बंटवारा जो है शायद इसी ही रुका हुआ है कि पहले पता चले कि कांग्रेस पार्टी क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर के आती है। नहीं, मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक जरूरी चीज क्या है? कांग्रेस अपने स्थानीय राज्य नेतृत्व को कतई सम्मान नहीं देती। आप देखिए जरा, जहां उनके क्षत्रप मजबूत हो गए उनको छोड़ दीजिए, तो वो अपने राज्य के नेतृत्व को सम्मान नहीं देती, वहीं मुश्किल खड़ी होती है। आपको याद है क्या कि बिहार में कौन कांग्रेस का नेता है? किसी को ध्यान में आ सकता है? अभी अचानक पूछ लिया जाए तो कोई बता पाएगा? उत्तर प्रदेश में कौन नेता है कांग्रेस का? कोई बता पाएगा? जब आप कहते हैं कि नहीं हम तो समझौता कर ले रहे हैं, और जब अखिलेश यादव कहते हैं कि अरे चिरकुट नेताओं से बयान मत दिलाइए, हम तो सीधे बात कर लिए हैं, ये जो सीधे बात कर लिए हैं, तो असली लड़ाई तो लड़नी है वहां अजय राय को, असली लड़ाई लड़नी है वहां के जो कांग्रेस के नेता हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को यह ठीक करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर 5 राज्यों के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस खड़ी होगी तो वो कहेगी कि देखो भैया, लड़ाई हम लड़ रहे हैं, नेशनल पार्टी हम है। और उसमें विशेष करके तेलंगाना में अगर कोई चमत्कार कांग्रेस पार्टी कर पाई, हालांकि मेरा यह अभी भी मानना है कि केसीआर वहां चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस नंबर 2 पर है, भाजपा नंबर 3 पर है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी वहां चमत्कार कर पाई तो यकीन मानिए जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, कांग्रेस का बहुत अपर हैंड हो जाएगा और देश भर में जिन सेकुलर वोटों की बात करते हैं उसमें वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर खुद को साबित करके दिखा देगी। चलिए, फिर से हमको अच्छा मौका मिल गया कि जो खास तौर पर तेलंगाना और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव है, इसको लेकर हमारे मेहमानों की करंट राय जो है वो जानी जाए। समीर जी, पहले तो अभी आपको क्या लग रहा है मौजूदा ये ऊपर के 3 राज्य, नॉर्थ के 3 राज्यों पर क्या होने जा रहा है? मुझे लग रहा है कि अगर तेलंगाना भले ही कांग्रेस ने जीती, अगर कांग्रेस राजस्थान बचा लेती है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से छीन लेती है और छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रखती है, तो भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बड़ा मैसेज जाएगा कि उत्तर भारत में जहां भारतीय जनता पार्टी अपराज्य है, जिसे कोई चुनौती नहीं जा सकती, वहां कांग्रेस ने अपनी सत्ता बरकरार रखी और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी सत्ता भी छीनी है। मुझे लग रहा है इन 3 राज्यों की जीत भी कांग्रेस को एक बहुत बड़ा ताकत देगी और इंडिया गठबंधन में निश्चित रूप से वह बड़ी भागीदारी की भूमिका आएगी और निश्चित रूप से कांग्रेस का कैडर इन 3 राज्यों की ये तो आपने कहा जीती, तो मैं पूछ रहा हूं जीतेगी क्या? मुझे लग रहा है कि राजस्थान तो बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य मुझे नजर आ रहा है कि जहां पर अभी कांग्रेस सरकार एमपी राजस्थान को लेकर बीजेपी के लिए आप कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल, राजस्थान तो 100% 2/3 बहुमत से बनाने जा रही है राजस्थान के लिए, तो कोई सवाल ही नहीं है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी लास्ट में सरकार बना लेगी, ऐसा लगता है। ठीक, राहुल जी, अभी का आपका जो भी फीडबैक आ रहा हो, अखबार जो बता रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, ये चुनावों में ये कहना कि कौन सी पार्टी जीत जाएगी ना, अभी के हिसाब से बाद में आप ही हमारी तरफ ऐसे उंगली कहेंगे आपने कहा था कि फलानी पार्टी जो है वो इस राज्य में जीत जाएगी। देखिए, मुद्दे जो हैं वो समझ आते हैं कि ये मुद्दे हैं
पार्टी में ये दिक्कत आ रही है इस चुनावों में इस राज्य में, ये कहना कि जीत जाएगी तो वो ये कहना हो जाएगा जनता जो है ऐसे वोट कर देगी। आप में से कोई ज्योतिषी मुझे लगता है कि हमें चुनाव में कौन अभी आपको ऐसा लग रहा है किसका कैंपेन, मुझे लगता है कि हमें जनता पर विश्वास करना चाहिए। वो पार्टी जीतेगी जिसने काम किया है और जिसको जनता मानती है कि वो उसके लिए काम कर सकती है। बिल्कुल पत्ते नहीं खोल रहे हैं, बहुत कोशिश कर ली मैंने। हर्षवर्धन जी। नहीं ठीक है, देखिए सीजन जर्नलिस्ट होने के नाते राहुल जी की बात ठीक है, और हम लोग तो ये कहते ही हैं कि हम में से कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ज्योतिषी नहीं है, लेकिन हम जो ये दिन भर काम कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, यही तो करते हैं ना, बताते हैं। हमारे मन में जो आता है, हम थोड़ा ज्यादा पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा जानते हैं, अधिक लोगों से चर्चा करते हैं, तो हवा का रुख तो हमें बताना पड़ेगा। आप लोग भी तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कहानी कुर्सी की में, ये एक्सपेक्टेशन हम पूरी जरूर करेंगे। तेलंगाना में मेरे लिहाज से आज भी केसीआर के सामने कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का टेम्पो लूज हुआ है, जो स्टीम कहते हैं ना, थोड़ी सी कम हो गई, निकल गई है। कांग्रेस नंबर 2 पर जा रही। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भले कोशिश करती दिख रही है, लेकिन लड़ाई में देर हो गई है। भूपेश बघेल परसेप्शन में और हेडलाइन मैनेजमेंट में बहुत आगे हैं। मुझे लगता है कि उसका लाभ मिलेगा कि भाजपा कवर भी करेगी, तो शायद जीत भूपेश बघेल की ही होगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है, भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाए। एक मैं छत्तीसगढ़ इसके लिए जोड़ना चाहता हूं तेलंगाना के लिए कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। उसने मना कर दिया, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले चुनाव में 8% वोट मिले थे चंद्रबाबू नायडू को। तो अभी एक दिलचस्प होगा कि चंद्रबाबू नायडू को 8% वोट बैंक गया था, वो कहां शिफ्ट होता है।